सारी समस्याओं का हल कानून में हो बल। मैं लफ्ज़ जिहाद का कानून बना के देता हूँ, साल भर के अंदर 90% लफ्ज़ जिहाद खत्म। मैं ड्रग कारोबार पे कानून बना के देता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ड्रग कारोबार खत्म। जो घुसपैठियों की मदद करेगा उसको देशद्रोह माना जाएगा, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। मोदी जी, अमित शाह जी या कोई सरकार का बड़ा व्यक्ति इस हमारे कन्वर्सेशन को सुन रहा है, क्या एक अपील करना चाहेंगे कि भैया ये तो कर दो पहले? हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। एक स्वतंत्र भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ सारा सिस्टम हमारा अपना हो। मैं एक संप्रभु भारत बनाना चाहता हूँ, न गुलामी का नाम हो न गुलामी का निशान हो। अरे मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चलना भाई? मुगल चले गए तो तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया क्यों चलना? लोग इस पर सोचते होंगे कि यार सरकार तो सनातन वालों की है, पिछले 10 वर्षों से सनातन वाले, यूपी में भी सनातन वाले बाबा योगी आदित्यनाथ है, लेकिन ऐसे मुद्दे पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा है उनका? भारत में एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में, लेकिन 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। भारत में या तो हिंदू हैं या तो एक्स हिंदू हैं या कन्वर्टेड हिंदू हैं। बिल्कुल। कहते हैं महाभारत तो काल्पनिक घटना इसलिए है क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो 5 गांव तो नक्शे पे है नहीं भारत के। तो अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी साजिश हो रही है, आप कह रहे हैं? मैंने सुना 2-3 दिन पहले आप कह रहे थे एक पूरा इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का ग्रुप है। कोई डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है ना भारत में, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सबका सिलेबस कॉमन कर दो। महाराष्ट्र वाले फिर वो पेपर लीक हो गया नीट का, क्या इलाज है इस बीमारी का? मैं जो दवा बता रहा हूँ अगर वो लागू खिला दी जाए, वो लागू कर दी जाए जी, अगर इस नीट के बाद कभी कोई पेपर लीक होगा ही नहीं। किसी भी मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, किसी भी चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, लेकिन 1 लाख करोड़ की मंदिरों की प्रॉपर्टी को सरकार ने कब्जा कर रखा है। नमस्कार। देश में जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कर रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दे, उनकी समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट में उठाकर उनका समाधान करने की वो सतत प्रयास कर रहे हैं और उनको उसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन उनके सामने बहुत कुछ चुनौतियां भी है। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट द एसआर शो के मेहमान हैं PIL मैन ऑफ इंडिया अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपका समय मिल पाया है। दरअसल इसके पीछे दर्शकों को बता दें कि बड़ी व्यस्तता है। इतनी सारी PIL, मतलब एक रिकॉर्ड आपने बना दिया, 250 से ज़्यादा PIL अब तक आप लगा चुके हैं और देश के 800 में से 500 से ज़्यादा जिलों में आपका भ्रमण हो चुका है। तो ज़रूरी देश से जुड़े, हित से जुड़े आप मुद्दे उठाते हैं। तो समय तो स्वाभाविक सी है कि बहुत कमी है, लेकिन फिर भी आज हमने इनको कहा कि भैया आज तो समय चाहिए, तो आज वो हमारे हाथ आए हैं। तो बहुत स्वागत पुनः अश्विनी जी। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये, PIL मैन ऑफ इंडिया कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र, कि आपको लगा कि यार सब तो लोग जेब भरने की सोचते हैं, ये PIL जैसा विषय कब लगा आपको कि यार इस पे काम करना चाहिए? देखिए, बेसिकली मैं इंजीनियर था और मैं एलमल वेस्पा में था, फिर हीरो ग्रुप में गया, फिर मैं मारुति में गया जी। तो जब मैं मारुति में जापानियों के साथ बात करता था, उनको देखता था, तो मुझे समझ में आया कि यार जापान में जो समस्या भारत में वो जापान में तो नहीं है, तो समस्या फिर भारत में क्यों है? तो मैंने यहाँ की भारत की समस्याओं की वाई एनालिसिस करना शुरू किया। हर समस्या में 5 बार वाई लगाना शुरू किया, तो फिर पता चला यार समस्या तो सॉल्व हो सकती है। और ये समस्या जापान में नहीं है, ये समस्या सिंगापुर में नहीं है, ये समस्या चीन में नहीं है। भारत की मुझे एक भी समस्या ऐसी नहीं मिली जिसका कोई इलाज ही नहीं है, हर समस्या का इलाज है। फिर मैंने उसको कैटेगराइज किया कि इसमें से कितनी समस्याओं का इलाज संसद में हो सकता है, कितनी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। फिर समझ में आया कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समस्याओं का समाधान संसद और विधानसभा में होगा। अब सांसद और विधायक बनना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल काम। हम गरीब परिवार के आदमी, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई हमारा पॉलिटिकल माई बाप नहीं, तो इसलिए हमने कहा एक काम करते हैं, इंजीनियरिंग वाला करियर छोड़ते हैं, ला के फील्ड में चलते हैं। हमने वकालत किया। फिर एक समस्या आई कि इंजीनियरिंग का करियर छोड़ूं क्यों, परिवार कैसे चलेगा। भगवान की दया से उसी समय हमारी पत्नी को प्राइमरी टीचर की ड्यूटी लग गई, नौकरी मिल गई। अच्छा। तो जैसे उनको नौकरी मिली, हमने अपना इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी। हमें इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी उस समय, जी, लेकिन हमारी पत्नी को मात्र 8,000 रुपये की नौकरी मिली और जैसे 8,000 की नौकरी मिली, मैंने अपनी वो नौकरी छोड़ी जी। और तब से मैं सतत करता जा रहा हूँ। 2 हिंदी का अखबार पढ़ता हूँ, 2 अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूँ
और उसमें से 2-3 समस्याओं को उठाता हूँ जी। अखबारों में से, जी। और फिर उनकी वाई एनालिसिस करता हूँ, और फिर उसको मैं सुप्रीम कोर्ट ले जाता हूँ, कई बार उसको हाई कोर्ट ले जाता हूँ, जैसा विषय होता है उसके हिसाब से उसको करता हूँ। और यही करते करते संख्या बढ़ती गई। फिर बाद में आप लोगों ने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने और जानना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बुलाना शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं बाहर नहीं जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में बुलाना शुरू किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में बुलाना शुरू किया, मेडिकल कॉलेज में शुरू किया, लॉ कॉलेज में बुलाना शुरू कर दिया लेक्चर के लिए। जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके कार्यक्रम में उन्होंने अपने बुलाना शुरू कर दिया, सामाजिक संस्थाओं ने अपने कार्यक्रम में बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे ये हुई कि जैसे हमारी PIL की संख्या 250 हो गई, वैसे मेरा भारत के जिलों में जाने की संख्या भी लगभग 500 हो गई जी। तो 800 जिलों में से 500 जिलों में जाना शुरू हो गया। और जहां भी जाता हूं कार्यक्रम के लिए, वहां 2 PIL के नए विषय और मिल जाते हैं। अभी मैं कल ही मैं अभी बुंदेलखंड में था, हमीरपुर और महोबा में था, अब वहां से 2 नए और विषय आ गए। तो मेरे भी 10 आइडिया पहले से जमे हुए हैं, 10 विषय हमारे पास पहले से ही हैं कि हाँ भाई इन पे PIL करना है। 2 और लेके आ गए, अगले सप्ताह में फिर जाऊंगा, फिर पता चला 1-2 विषय मिल गए। तो ये इसलिए वो रुक नहीं रहा है, वो जो काफिला है ना, वो PIL की यात्रा रुक नहीं रही है। जाता रहता हूँ, आइडिया मिलते रहते हैं, कोशिश करता रहता हूँ। बहुत सारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है कि भाई ये तो सरकार का काम है, तो आप सरकार को प्रत्यावर्तन दो, तो मैं वहाँ देता हूँ। कई बार नोटिस कर लेते हैं। तो ये चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं। हम अंग्रेजी कानूनों की बहुत दिन से होली जलाया करते थे। और उस अंग्रेजी कानूनों की होली जलाने में एक बार हम गिरफ्तार भी हो गए लेकिन 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए। लेकिन अभी 250 अंग्रेजी कानून बाकी हैं। अब मेरा प्रयास है कि वो भी खत्म हो जाए। ऐसे 1950 यानी आज़ादी के बाद भी भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बांटने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए 50 से ज़्यादा घटिया कानून बनाए गए। उनमें से भी लगभग मैं 25 कानूनों को चैलेंज कर चुका हूँ। ये यात्रा चल रही है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि लोग इस पे बोलना शुरू करें, समाज बोलना शुरू करें, और लोग अपने अपने सांसदों, विधायकों पे दबाव बनाना शुरू करें। सांसद, विधायक का कार्य है संविधान को लागू करना। जी। दुर्भाग्य देखिए, मूल संविधान 125 बार बदला जा चुका है, लेकिन मूल संविधान का 20% हिस्सा अभी तक लागू ही नहीं हुआ। और जब हम उनको लागू करने की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कह दिया जाता है, कम्युनल कह दिया जाता है। हम कहते हैं गौहत्या बंद करो, तो कहते हैं तो कम्युनल मामला है। अरे आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं नशाबंदी करो, तो लोग उसको कुछ और ही समझ लेते हैं, आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म करो, वो आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। हम कहते हैं देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया, इसलिए मजहब के आधार पर नियम कानून बंद करो, मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद करो, मजहब के आधार पर ये जो बोर्ड ट्रिब्यूनल है इनको बंद करो, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करो। कहते हैं जी तुम तो कम्युनल है। हम बात करते हैं संविधान की, हमको कहते हैं कम्युनल है। जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, वो अपने आप को सेकुलर और बुद्धिजीवी कहते हैं। तब क्या करें इसका? तो पहली कौन सी PIL थी अश्विनी जी? दर्शक जानना चाहेंगे कि ये पहली आपने डाली और उसका रिस्पॉन्स क्या था आपको? मेरी पहली PIL थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। अच्छा। और उसके बाद फिर तो ट्रिपल तलाक हमने चैलेंज किया, तलाक़े हसन चैलेंज किया, तलाक़े हसन चैलेंज किया, तलाक़े बाइन चैलेंज किया, तलाक़े किनाया चैलेंज किया हमने, निकाह हलाला चैलेंज किया, निकाह मुताह चैलेंज किया, निकाह मिसार, ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं। इनफैक्ट देश स्वतंत्र हो गया है कागजों पे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब स्वयं का, सेल्फ। तंत्र मतलब सिस्टम। दुर्भाग्य देखिए, इस देश में आज भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल चुकी है। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है, गुलामी की न्याय व्यवस्था है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था है। सब कुछ गुलामी का चल रहा है। मैं तो कहूँगा आपकी बार आप जब जाना, अपने नेटिव प्लेस जाना और एयरपोर्ट पे जाना, तो जहाज पे चढ़ने से पहले एक बार देखना जहाज पे लिखा क्या है। वीटी लिखा हुआ है। मैंने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। तो ये मेरा सपना है कि मैं अपने मरने के पहले एक स्वतंत्र भारत बनाना चाहता हूँ, जहाँ सारा सिस्टम हमारा अपना हो। मैं एक संप्रभु भारत बनाना चाहता हूँ, न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो।
न गुलामी की कुरीतियाँ हों। अरे मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चलना भाई? मुगल चले गए तो तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया क्यों चलना? मुगल अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट क्यों चलना? मेरा मानना है कि जब हम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के क्षेत्र में हम दुनिया में सर्वोत्तम थे, व्यापार के मामले में आचार्य चाणक्य के समय हमारी जीडीपी 40% हुआ करती थी, तो हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम जब हमारे पास बेहतरीन चीज़ें हैं तो हम गुलामी की चीज़ें क्यों यूज़ करें? हमारे पास जो है बेहतरीन चीज़ें हैं तो हम घटिया चीज़ क्यों यूज़ करें? वो मेरा प्रयास है जी। तो ये जब आप करते हैं अश्विनी जी, इतना मतलब एक दुस्साहस वाला काम है एक तरह से, तो जो बड़ी लॉबी होती है उनको दिक्कत होती है काम करने से, और राजनीतिक कुछ लोग भी होंगे, तो दबाव वबाव कभी आया ऐसे कि भाई बंद करो ये काम, ये क्या कर रहे हो? नहीं, पहली बात तो जब हमने पीएल फाइल करना शुरू किया तो एक्चुअली लोगों को ना सफलता दिखती है जी, उसके पीछे कितना बलिदान होता है वो दिखता नहीं, संघर्ष दिखता नहीं है। तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया तो लोग तो पहले तो इग्नोर करते थे, फिर मजाक उड़ाते थे। पॉलिटिकल स्टंट, हाँ, पब्लिसिटी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। लो जी आज मंडे है, आज फिर कुछ लेके आ गए हैं, फिर ऐसे छीटा कसी, अरे आज कौन सा बम फोड़ने जा रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब दुनिया भर की मजाक उड़ाने वाली बातें। 10 साल लगभग इसी में गुजर गए जी। मजाक उड़ाने, मतलब लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे, लोग छीटाकसी करते रहे, लोग विरोध करते रहे। उसके बाद फिर लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया और हमारी पीआईएल से कुछ एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, लेकिन कुछ एक दिग्गज वकील हैं, उसमें कुछ भूतपूर्व कानून मंत्री वगैरह भी रह चुके हैं। वो मतलब करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हम फ्री में करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी पीएल का विरोध करके करोड़ों रुपए लेते हैं और फिर भी वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। भारत में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जहां मुझे इतनी लिबर्टी है कि मैं राष्ट्रहित के किसी भी विषय को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता हूं। मुझे पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी लिबर्टी दिया हुआ है कि मैं जो जनहित का मुद्दा है उसको मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाके उसको पूरा राष्ट्रीय विमर्श बनाने के लिए बना पा रहा हूँ। अदरवाइज कांग्रेस में मुझे आप बताइए, कोई इतने वकीलों की फौज है कांग्रेस का, मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने 10 पीएल किया हो राष्ट्रहित में, जनहित में, समाज के हित में। और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सीपीआई वाले तो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं, वामपंथी कहते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल है, जो जेएनयू गैंग है, खान मार्केट गैंग है। इनमें से गैंग में कोई एक व्यक्ति बताइए, दुनिया भर की बातें करते हैं, कोई 10 विषय को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उठा दिया हो, संसद में उठा दिया हो। और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं साउथ में, नॉर्थ में, चारों तरफ। तो हमें इस बात की लिबर्टी है कि हम जनहित के मुद्दे, समाज हित के मुद्दे, राष्ट्रहित के मुद्दे, हमारी संस्कृति के लिए, हम अपने सनातन के लिए जो मुझे ठीक लगता है मैं उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। ना आज तक मुझे कभी रोका गया, न कभी टोका गया, मैं अपना कर रहा हूँ। अब कोई ये कह सकता है कि इससे मुझे पॉलिटिकल नुकसान होता है, अगर हम ये नहीं करते तो क्या पता हम भी सांसद बन गए होते, हम भी मंत्री बन गए होते, वो मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। हमारा सपना है भारत में राम राज्य स्थापित करना, हमारा सपना है भारत को विश्वगुरु बनाना, हमारा सपना है कि भारत में जो सिस्टम है वो चीन, जापान, सिंगापुर से अच्छा हो, अरब, दुबई, कुवैत से अच्छा हो, हमारा सिस्टम अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस से अच्छा हो। हमारा वो सिस्टम है, हमारा वो सपना, मैं उसी के लिए अपने रातों दिन लगा हुआ। तो ये सब जो कर रहे हैं अश्विनी जी, अब इसके रिजल्ट भी दिखने लगे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा मध्य प्रदेश में तो 2 दिन पहले बड़ा जश्न मनाया वहाँ पर, भोजशाला का विवाद बड़ा लंबे वक्त से, हम भी, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और बड़े लंबे वक्त से हम भी उसको कवर करते थे। एक दिन अगर बसंत पंचमी और जुमा आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती थी सरकार को, उसमें बड़ा फैसला आया है। तो इसमें आपकी पीआईएल का योगदान है? मैंने एक कानून है 1991 में बना था, उसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कांग्रेस ने बनाया था। वो कानून ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और कोई मैटर कोर्ट में चलेगा ही नहीं। हमने उसको 2020 में चैलेंज किया जी। 2020 तक बाकी कोई मैटर चल नहीं रही थी, केवल अयोध्या चल रहा था जी। 2020 में उस हमने एक्ट को चैलेंज किया, हमारे विष्णु जैन, शंकर जैन जी ने चैलेंज किया हुआ है, हरशंकर जैन जी और भी लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। उसके बाद 2021 के बाद से अलग अलग स्थानों पे सर्वे शुरू हुए, 22 स्थानों पे सर्वे हो चुका है, और जहां भी सर्वे हुआ, जहां भी खुदा वहां भगवान, जहां खुदा वहीं भगवान। हालांकि बहुत साल में कोई खुदाई नहीं हुई है, सिंपल सर्वे हुआ है, तो मैंने मजाक में कह दिया। हमारा ये कहना है कि जब वो वहशी दरिंदे चले गए तो उनका निशान हम क्यों लेके चले। भारत में
या तो हिंदू हैं या तो एक्स हिंदू हैं या कन्वर्टेड हिंदू हैं। बिल्कुल। बहुत चंद लोग हैं, मुझे लगता है 50-100 परिवार है जो वास्तव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। आप उसको मदीना का मदनी फैमिली कह सकते हैं, एक अफगानिस्तान वाला जो हैदराबाद वाली फैमिली है, ऐसे चंद परिवार हैं जो वास्तव में हिंदू नहीं थे पहले। अदरवाइज तो आप कोई भी जो दुनिया भर की यहाँ मंदिर का विरोध करते हैं या काशी का विरोध करते हैं, मथुरा का विरोध करते हैं, भद्रकाली का विरोध करते हैं या भोजशाला का विरोध करते हैं, अटाला का विरोध करते हैं, 5-6 पीढ़ी पहले वो हिंदू ही थे। जिन लोगों ने मठ मंदिरों पे अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है, एक्चुअल में मुस्लिम नहीं है, वो सब हिंदू थे। अब वो कन्वर्ट हो गए, कोई बाबर के डर से कन्वर्ट हुआ, कोई अकबर के डर से कन्वर्ट हुआ, कोई जो है खिलजी के डर से कन्वर्ट हुआ, कोई जो है अलग अलग टाइम में कन्वर्ट हो गए हैं सारे वही। हमारा उन सबसे यही रिक्वेस्ट है, देश आज़ाद हो चुका है, एक बार पूरे देश में सर्वे करवा लो, सर्वे करवा के दूध का दूध पानी का पानी कर लो। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर हम अग्नियान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, अग्नि बना सकते हैं 7000 किलोमीटर तक मार करने वाली, परमाणु बम बना सकते हैं, तो हम जितने भी ये मंदिर है जिसको विवादित स्थान कहा जाता है, उनका हम सर्वे करा के 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में क्लियर कर लें, और क्लियर करके उसके ऊपर फिर कोर्ट का डिसीजन आ जाए, एक साथ आ जाए तो अच्छा है। हम नहीं चाहते हैं कि पहले भैया 50 साल तक अयोध्या चले, फिर 50 साल काशी चले, फिर मथुरा चले, नहीं। देश में शांति का एक ही तरीका है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हिंदुओं को भी संतुष्टि हो जाएगी, यार चलो हमारे जितने मठ मंदिर तोड़े गए वापस मिल गए। मुस्लिम भाइयों को भी लगा यार हमारा था ही नहीं तो काहे जबरदस्ती हम कब्जा करके बैठे हुए। फिर भाईचारा बढ़ेगा। जब तक ये मुकदमे कोर्ट में चलेंगे, कहीं का भी चलेगा, शांति समृद्धि नहीं आ सकती। अब हिंदू इस समय पूरे देश में मतलब त्योहार की मना रहे हैं, एक तरीके से होली दिवाली सब मना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को दिक्कत है, उनको लगता है ये तो मस्जिद थी। नहीं, इसका एक ही तरीका है, आप विज्ञान पे भरोसा करिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करिए, कोर्ट के ऊपर भरोसा करिए, एक साथ सारे सर्वे हो जाने दीजिए। सबको ये कहना चाहिए एक साथ सर्वे कराओ, दूध का दूध पानी का पानी करो हमेशा। एक बात आप समझ लीजिए, जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, ये बहुत बड़े बलिदान इनके पीछे हुआ है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं था कि कोई आ गया बोले मंदिर तोड़ेंगे और बोले हाँ ठीक है तोड़ लो, ऐसा नहीं हुआ है। एक एक मंदिर टूटा है, उसके पहले हजार हजार लोगों को मारा गया है, मौत हुई है, तब हुआ है। सोमनाथ टूटा है कई हजार लोगों को मारने के बाद। अयोध्या टूटा है जब हमारे पूर्वजों लड़ने के बाद मार दिए गए। जितने भी मंदिर टूटे हैं वो हमारे पूर्वजों की लाश के ऊपर से चल के टूटे हैं। ऐसे कोई नहीं छोड़ के चले भाग गए थे, सब लड़े थे, दुर्भाग्यवश नहीं लड़ पाए तो हार गए। तो इसलिए हम उन पूर्वजों के वंशज हैं। आज की डेट में देश स्वतंत्र हो चुका है, भारत में संविधान है, आर्टिकल 49 कहता है कि भारत की जो ऐतिहासिक जो विरासत है, पौराणिक विरासत है, जो हमारी धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करना हमारा काम है। अब संरक्षित करने का मतलब थोड़ी कि उसको उस फॉर्म में संरक्षित करना जिस फॉर्म में हमको मिला, हमको उस फॉर्म में उसको संरक्षित करना जो उसके ओरिजिनल रूप में था। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि ये गुलामी का नाम भी हट जाए और गुलामी का निशान भी हट जाए। मैंने एक और भी PL फाइल किया था कि आप गुलामी के नाम बदलो। क्यों बदलना जरूरी, इसको समझिए। जिन स्थानों का वर्णन इस्लामिक बुक्स में है, वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन क्रिश्चियंस बुक्स में है, जो क्रिश्चियन की रिलीजियस बुक्स है उनमें, वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे महापुराणों में है, हमारे वेदों में है, हमारे रामायण में है, हमारे भगवद गीता में है, वो स्थान उस नाम से नहीं पाए जाते। तो इस देश में जो सनातन विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि रामायण तो एक काल्पनिक घटना है, महाभारत तो एक काल्पनिक घटना है, और उसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं, कहते हैं महाभारत तो काल्पनिक घटना इसलिए है क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो 5 गांव तो नक्शे पे है नहीं भारत के। अरे नक्शे पे कैसे रहेंगे, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे। गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। तो वो 5 गांव के नाम बदल दिए। पांचाली द्रौपदी जहाँ द्रौपदी का जन्म हुआ उसको पांचाल कहते थे। फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। पांडवों ने अज्ञातवास किया था विराट में, अब विराट को होशियार खान ने उसको होशियारपुर बना दिया। तो ये हमारी, अब रामायण में लिखा हुआ है जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि, अब जमदग्निपुरम जो था जौना खान ने उसको जौनपुर बना दिया। तो पूरे देश भर में स्थान बदले गए।
बांग्लादेश का स्थान तो हम नाम दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान के नाम तो रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन भैया जो भारत में है उनको तो रिस्टोर कर सकते हैं ना। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। हमने शपथ लिया है हम एक स्वतंत्र भारत बनाएंगे, एक हम संप्रभु भारत बनाएंगे, इंडिपेंडेंट भारत बनाएंगे, सोवरिन भारत बनाएंगे। इंडिपेंडेंट का मैंने पहले कह दिया कि सारे सिस्टम हमारे होने चाहिए। सोवरिन का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए, गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए। कायदे से ये काम सांसदों विधायकों का है जी। ऐसे विषयों को सांसदों और विधायकों को संसद विधानसभा में उठाना चाहिए, वो नहीं उठा रहे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में उठाना पड़ रहा है, हाई कोर्ट में उठाना पड़ रहा है। कई बार मुझे लगता है कि शायद ये सारे कार्य भगवान ने हमारे लिए रखे हुए हैं, इसका निमित्त उन्होंने हमें बना रखा है, तो वो हमसे करवा रहे हैं। नहीं तो इतने सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे सांसद विधायक हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको उठाना चाहिए इसको संसद। लेकिन योगी जी तो नाम बदल रहे हैं, शहरों के लगातार नाम बिल्कुल बदल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि एक एक नाम बदलेंगे ना, 1000 नाम है, 1000 साल लग जाएंगे। 10-10 नाम बदलेंगे तो भी 100 साल लगेगा। एक भारतीय नामकरण आयोग बनाया जाए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, और एक झटके में उसमें आप एक एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए, इतिहासकार भी हों और भी लोग हों, हर एएसआई के लोग भी हों, सर्वे करने वाले भी हों, जो भी हैं, पूरे देश से गुलामी का नामो निशान एक साथ मिटा दीजिए। खत्म। सुझाव भेजा आपने योगी जी को या मोदी जी को, किसी को? मैंने भेजा हुआ, मेरी तो पीआईएल है। अच्छा, पीआईएल भी है इस पे? हाँ, मेरी पीआईएल है। जो मैं अभी आपके साथ जितनी बातें करने वाला हूँ जी, ये सब पीआईएल है मेरी। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आउट ऑफ उसके बोल रहा हूँ, सब पे मेरी पीआईएल है जी। एक पीआईएल आज भी थी आपकी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी कोर्ट में। हाँ, क्योंकि आप मंदिरों के, हाँ, मतलब मदरसों में और जो बाकी मस्जिदों के मौलवी इमाम हैं उनको तो तनख्वाह मिलती है, आपने कहा पुजारियों को भी मिलनी चाहिए भाई, क्या हुआ इस पर? उस पर कोर्ट ने कहा है कि एक बार आप इसको अपनी पिटीशन को केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दीजिए जी, उनको एक बार निर्णय लेने दीजिए, फिर हम देखेंगे क्या करना। तो मैंने उसको विड्रॉ कर लिया है। हाँ। देखिए, भारत में एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। किसी भी मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, किसी भी चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, लेकिन 1 लाख करोड़ की मंदिरों की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर रखा हुआ है। मुंबई में आप चलिए, सिद्धि विनायक मंदिर का जितना करोड़ों रुपए आ रहा है सरकार ले रही है, हाजी अली की दरगाह से 1 रुपए नहीं लेती। कश्मीर जाइए, वैष्णो देवी मंदिर से सरकार करोड़ रुपए ले रही है, हजरत बल की जो वहाँ पे वो है, उससे 1 रुपए नहीं ले रही। राजस्थान जाइए, पुष्कर जी के मंदिर से सरकार करोड़ रुपए ले रही है, जो हुंडी में चढ़ावा आ रहा है सब ले जा रही है। अजमेर शरीफ की दरगाह से 1 रुपए नहीं ले रही है। दिल्ली में देख लीजिए, कालका मंदिर जी का सारा चढ़ावा जो है सरकार ले रही है, निजामुद्दीन की दरगाह से सरकार 1 रुपए नहीं ले रही है। ये देश भर में चल रहा है। हमारा ये कहना है कि भैया, एक तो तुम पैसा ले जा रहे हो, तो पैसा ले जाओ, ठीक है, ले लो, जो उसमें आपने कुछ मंदिर के निर्माण में खर्च किया, कुछ कॉरिडोर बनाने में खर्च किया, वो कर भी दो, लेकिन जो मंदिरों का पैसा है वो सनातन धर्म के लिए है, वो सनातन धर्म के खर्च करने के लिए है। पहला काम करो, जो मंदिर में सेवादार हैं, पंडा हैं, पुजारी हैं, जो सफाई करते हैं मंदिर में, जो भी सेवा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनको कम से कम इतना वेतन दे दो कि अपने परिवार के साथ वो जी सके, रह सके। अगर आप नहीं दोगे तो कुछ अलग काम करेंगे, जीना तो उनको भी है, लेकिन वो 10-10, 12-12 घंटे मंदिर में ड्यूटी करते हैं। अगर उनको कम से कम पैसा ठीक से मिल जाएगा तो ठीक से जिएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे। नहीं करोगे तो कुछ और करेंगे, वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सीसीटीवी भी लगा दिया है, उसके बाद कोई अगर पंडा पुजारी 2 रुपए ले ले तो आप उसको पकड़ के धमका भी रहे हो। आपने हर जगह लिख दिया है कि पैसा केवल हुंडी में डालना, किसी के हाथ में मत देना, ये भी कर दिया है। और बाद में क्या दे रहे हो आप? 300 रुपए दे रहे हो यार, दिन भर में आप 500 रुपए दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप मदरसों के टीचर को वेतन दे रहे हो, गुरुकुल के टीचर को वेतन नहीं दे रहे हो। आप मस्जिद के इमाम को वेतन दे रहे हो, मंदिर के पुजारी को वेतन नहीं दे रहे हो, जबकि उधर से आप एक पैसा लेते नहीं हो और यहाँ पैसा ले रहे हो और फिर भी नहीं दे रहे हो। इसमें मेरी पीआईएल है कि आप मठ मंदिर अगर आप चला रहे हो तो कम से कम जो पैसा आ रहा है उस पे आप मत लो, उससे धर्मशाला बनवाओ, यज्ञशाला बनवाओ, भोजशाला बनवाओ, व्यायामशाला बनवाओ, जो हमारे मंदिरों में सब चीज़ें हुआ करती थी, आप हॉस्पिटल बनवाओ, जिससे कि जो सनातन का पैसा आ रहा है वो केवल सनातन धर्म के लिए खर्च होना चाहिए, उससे गैर लोगों को पैसा नहीं जाना चाहिए।
ठीक, लेकिन अश्विनी जी बड़ा कंट्रडिक्शन हो जाता है। लोग इस पर सोचते होंगे कि यार सरकार तो सनातन वालों की है, पिछले 10 वर्षों से सनातन वाले, यूपी में भी सनातन वाले बाबा योगी आदित्यनाथ है, लेकिन ऐसे मुद्दे पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा है उनका, जिसका अश्विनी जी का चला जा रहा है जिन मुद्दों पे। मैं यही तो कह रहा हूँ हाँ। कि ये सारे मुद्दे कायदे से सांसदों विधायकों को उठाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सांसद विधायक जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं, और आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या ऐसे लोगों की सुन रहे हैं जो ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता सांसदों विधायकों के पास ये जा क्यों नहीं रही है। जो विषय हमारे पास लेके आते हैं, तो हमने तो अभी पिछले 2-3 साल से ये भी कहना, जो हमारे पास फोन आता है कह देता हूँ, सांसद से मिले क्या, विधायक से मिले क्या, जितनी बातें आप मतलब मुझे बता रहे हो पहले सांसद विधायक को बताओ। तो उसमें कई लोग कहते हैं ठीक है जी मैं पहले जा रहा हूँ सांसद विधायक के पास, कुछ लोग कहते हैं जी हम उनके पास गए मिलते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी वो हमने कह तो दिया लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन आती है। मेरा मानना ये सारा काम जनप्रतिनिधियों का है। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे, और संविधान का आर्टिकल 46 कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपनी अपनी धार्मिक जो स्थान है उनके मैनेज करने, उनको मेंटेन करने, उनको एस्टेब्लिश करने का अधिकार है। क्रिश्चियंस अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज मेंटेन कर रहे हैं, मुस्लिम्स अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनके पास अनुभव बहुत कम है। मुस्लिम्स के पास मस्जिद बनाने का, मस्जिद को मैनेज मेंटेन करने का अनुभव 1400 साल का है। क्रिश्चियंस के पास चर्च को बनाने का, चर्च को मैनेज मेंटेन करने का अनुभव मात्र 2000 साल का है। हमारे सनातन धर्म में मंदिर बनाने का और मंदिर को रख रखाव करने का, मैनेज मेंटेन करने का अनुभव हजारों साल का है। बिल्कुल। तो भी सरकार कंट्रोल करके बैठी हुई है। कंट्रोल तो उनका करना चाहिए जिनको अनुभव कम है, यहाँ तो ज़्यादा अनुभव है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्योंकि अब जैसे अब कुछ बदलाव आपको लगता है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपकी कई बार तो पीआईएल एक्सेप्ट ही नहीं होती होगी, लेकिन अब थोड़ा बदलाव आया कि एक्सेप्ट हो रहा है, कम से कम सुनवाई हो रही है। लेकिन हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि थोड़ा बदलाव आया है, वैचारिकी में बदलाव आया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी साजिश हो रही है, आप कह रहे हैं। मैंने सुना 2-3 दिन पहले आप कह रहे थे। देखिए ये क्या हो रहा है कि एक पूरा इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का ग्रुप है। आप उसको खान मार्केट गैंग कह लीजिए या उसको एलिट क्लास क्लब कह लीजिए। ये इंटेलेक्चुअल जो टेररिस्ट है ना, इनको लगता है अंग्रेजी में बोलने वाला ही समझदार होता है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो तो बेवकूफ़ है। ठीक है, एक उनको प्रॉब्लम है। ये दिल्ली में कुछ एक लोग हैं जिनको 3 तरीके की बीमारी है। नार्सिज्म है उनको मेगलोमोनिया भी है, और उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम भी है। ये मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ। नार्सिज्म कौन सी बीमारी है? जो दुर्योधन की थी, एको हम द्वितीयो नास्ति, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरी कोई ठीक नहीं। कुछ एक जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है उनको मेगलोमोनिया की बीमारी है, उनको दिखास और छपास की बीमारी है कि मेरी बात छपे, मेरी बात लोग सुने, मेरी बात कहें। उसमें कुछ एक ऐसे हैं जिनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है। कुछ तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं और अभी भी वो सेकुलर बने रहते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनका मतलब सब कुछ उनका लूटा जा चुका है, फिर भी कहते हैं ऑल रिलीजन्स आर सेम। फिर भी मतलब सब कुछ उनका लुट गया है, भगाए गए, तोड़े गए, वहाँ पाकिस्तान से भाग के आए, कोई सिंध से भाग के आया, कोई कराची से भाग के आया, कोई मुल्तान से भाग के आया, यहाँ झुग्गियों में रहे उनके पेरेंट्स, फिर भी कहते हैं नहीं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, गुरुकुल मदरसा एक समान। वो जो स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बीमारी है ना, वो जा नहीं रही है। तो ये क्या करता है, जो गैंग है ना, ये गैंग जब भी कोई नया सीजेआई आता है, आने वाला होता है, तो पहले उसके खिलाफ कुछ स्टोरीज वगैरह प्लान करना शुरू कर देते हैं। ये मैं पिछले कई बार से देख रहा हूँ। चाहे वो ललित साहब सीजीआई बनने वाले थे तब खूब स्टोरी प्लांट हुई, चंचूड़ साहब बनने वाले थे तो खूब स्टोरी प्लांट हुई, बोबडे साहब बनने वाले थे तो गगोई साहब बनने, ये जो भी सीजेआई आने वाला होता है उसके पहले एक बार कुछ स्टोरीज अपने इनके अपने वेब पोर्टल वगैरह हैं उस पर प्लांट कराते हैं, माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने के बाद लेकिन सीजीआई तो शपथ ले लेते हैं, रुकते तो है नहीं। उसके बाद फिर 1-2 केसेस में देखते हैं कि यार कुछ रिलीफ मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। अगर इनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, नोटिस वोटिस हो गया, तो काम चलता रहेगा। लेकिन फिर ये जो मांगेंगे, अगर इनको नहीं मिला, इनकी मन मांगी, इनकी मुराद नहीं पूरी होती है, फिर ये बदनाम करना शुरू कर देंगे। सीजीआई पे ज्यादा टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो पीआईएल है वो सीजीआई का ही प्रोटोकॉल है। मतलब आप पीआईएल हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो भी वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे तो भी चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाएगा। और पीआईएल पे से बड़ा लार्जर उसका रेमिफिकेशन होता है, कई बार नेशनल वाइड रेमिफिकेशन होता है, कई 2-4 राज्यों में उसका असर होता है।
फिर इनकी अगर मन मांगी मुराद नहीं पूरी होती है तो फिर ये एजेंडा शुरू करते हैं। तो आज की डेट में जो सीजीआई साहब हैं उनके खिलाफ जो एजेंडा इन्होंने शुरू कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे विषय इस समय उनके सामने पेंडिंग है। जी। जो इस समय करंट सीजीआई साहब हैं, एसआईआर का मैटर उनके सामने पेंडिंग है, घुसपैठ का मैटर उनके सामने पेंडिंग है, धर्मांतरण का मैटर उनके सामने पेंडिंग है, पॉलीगेमी हलाला का मैटर उनके सामने पेंडिंग है, फ्रीबीज का मैटर उनके सामने पेंडिंग है, तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया वाला मैटर उनके सामने पेंडिंग है, ड्रग का मुद्दा उनके सामने पेंडिंग है, साइबर फ्रॉड का मुद्दा उनके सामने पेंडिंग है, वक्फ एक्ट का मुद्दा उनके पास, वक्फ बोर्ड जो 40 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा वो मुद्दा उनके सामने पेंडिंग है, सीए की वैलिडिटी उनको टेस्ट करनी है कि सीए कानून ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसे बहुत सा मठ मंदिरों वाला मुद्दा उनके सामने पेंडिंग है। सबरीमाला का जो जजमेंट आना है वो बड़ा उसका बहुत इफेक्ट होने वाला है, वो उनके सामने पेंडिंग है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनको डिसाइड करना है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है, क्योंकि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुआ तो भारत में हजारों मंदिरों के मुक्त होने का रास्ता खुल जाएगा। वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको रोक के बैठा हुआ है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जिस पे उनको सुनवाई करनी है। इसलिए इस समय सीजीआई सूर्यकांत साहब के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एसआईआर में चाह रहे थे कि जो एसआईआर शुरू हुआ है, एसआईआर में टोटल 21 पीआईएल, एक पीआईएल मेरी है, 20 पीआईएल और भी है। अच्छा, वो 20 पीआईएल में है कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि एसआईआर हर 5 साल में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। अब उनको एसआईआर में सफलता नहीं मिली, वो चाह रहे थे एसआईआर स्टे हो जाए, स्टे हुआ नहीं। नतीजा क्या हुआ, बिहार में 65 लाख फर्जी वोट कट गए, इलेक्शन रिजल्ट कुछ अलग हो गया। वो बंगाल के लिए रोज सुप्रीम कोर्ट आते रहे। जब देखो हर हफ्ते बंगाल के एसआईआर पे सुनवाई हो रही, कभी ये कभी वो कभी कोई एनजीओ आ रहा है, कभी कोई सांसद आ रहा है, तो कोई विधायक आ रहा है कुछ लेके। स्टे हुआ नहीं, 92 लाख वोट वहां भी कट गई। हमने तो अपनी पीएल में लिखा था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है जी। अभी 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है, 13 करोड़ फर्जी वोटर कम हो गए। मुझे लगता है पूरे देश में जाएगा, मान लो 25 करोड़ के आसपास फर्जी वोटर कम हो जाएंगे। तो अब ये उससे बौखलाए पड़े। तो बौखलाने का नतीजा ये है कि कभी जैसे अभी जो सूर्यकांत साहब हैं, जिस कंटेस्ट में उनको बदनाम करने, उन्होंने पर्टिकुलर कुछ कहा था, किसी व्यक्ति के लिए बोला था जी। उसको ऐसे बोल दिया नहीं तो लगता पूरे देश के लिए कह रहे हैं। तो ये बड़े कलाकार लोग हैं, ये बीजेपी से जीत नहीं पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, कभी सेना को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी से लड़ नहीं पा रहे हैं तो फिर उसके लिए फिर कभी सीजीआई को टारगेट करते हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट करते हैं, कभी सेना प्रमुख को टारगेट करते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, पॉलिटिकली लड़ नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भैया जाओ पॉलिटिकली लड़ो, बीजेपी से लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर गलत लड़ोगे तो आप कैसे होगा। मदरसों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े? आप कह रहे कि बंदी कर दो भाई इनको। मदरसा बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मदरसा देखिए वहाँ अशांति फैली हुई है। मदरसे में अलगाववाद सिखाया जाता है, मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसे में जो तालीम है वो पूरी संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ न बाइबल से न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। संविधान कहता है सब लोग एक समान है, मदरसा कहता नहीं सब एक समान नहीं है। जो इस्लाम को मानता है वो पाक, जो नहीं मानता नापाक। संविधान कहता है कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है, मदरसे में तो वो इसका ठीक उल्टा सिखाया जाता है। संविधान कहता है भारत लोग में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र से चलेगा, मदरसे में सिखाया जाता है लोकतंत्र तो हराम है। संविधान की लिखी हुई हर बात मदरसे में उल्टी सिखाई जाती है। मदरसे में सिखाया जाता है वंदे मातरम हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, मंदिर में जाना हराम है, होली पे छींटा पड़ जाए, कलर लग जाए तो भी हराम है। आप सोचो कलर बनाता कौन है? ज्यादातर एक्स हिंदू। कलर बेचता कौन है? एक्स हिंदू। कलर का कारोबार सारा, रंग का कारोबार, रंग रोजन करते हैं, रंग साज का काम करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, रंग बेचते हैं, रंग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन होली के दिन अगर थोड़ा सा रंग का दो छींटा पड़ जाए तो हत्या कर देते हैं। ये मदरसे का असर है। इसलिए मैं कहता हूँ, और वैसे भी जब मुगल आए उन्होंने मदरसा खोला, मुगल चले गए तो क्या लिए मदरसा चलना। अंग्रेज आए उन्होंने कॉन्वेंट मॉन्टेसरी खोला, ठीक है अब चले गए तो क्या लिए कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चलना। भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने की जरूरत है जिसमें कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे। हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाए वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, जो पूछा जाए वही पढ़ाया जाए,
कलेक्टर का बच्चा हो या कांस्टेबल का बच्चा हो, किताब एक हो। मंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, किताब एक हो। मजदूर का बेटा हो या मालिक का बेटा हो, किताब एक हो। और आप वैसे भी सोचिए, अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। अगर इस देश में टैक्स निर्धारित हो सकता है कि भाई इस सामान पे 5%, इस सामान पे 12%, इस सामान पे 18% टैक्स फिक्स हो सकता है, तो सिलेबस भी फिक्स हो सकता है। पूरे देश में मैथ का सिलेबस कॉमन हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस कॉमन हो सकता है, जूलॉजी कॉमन हो सकता है, बॉटनी कॉमन हो सकता है, इंग्लिश कॉमन हो सकता है, संस्कृत कॉमन हो सकता है, हिंदी कॉमन हो सकता है। चलो ठीक है, लोकल हिस्ट्री पढ़ाना है तो एक काम करो, मान लो 10 विषय पढ़ाना है तो 7 विषय पूरे देश के लिए कॉमन हो सकता है। 3 विषय उन राज्य के ऊपर छोड़ दो, भैया अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लो, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लो, लोकल वहाँ का कल्चर पढ़ा लो, लोकल अपने फेस्टिवल पढ़ा लो, ये पढ़ा लो। 2-3 किताबें अपने स्टेट में भी चला लो। आखिर केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में एक सिलेबस हो सकता है, नवोदय स्कूल में पूरे देश में एक सिलेबस हो सकता है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है एरिया के मामले में, चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। तो छोटे से छोटे देश में, न्यूजीलैंड में और डेनमार्क में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, हमसे 3 गुना बड़े चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? और भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। पहले राजा का लड़का हो या प्रजा का लड़का हो, सिलेबस एक समान होता था। जो किताब भगवान राम पढ़ते थे, जो भगवान राम का सिलेबस था, वही निषाद राज का सिलेबस था। जो भगवान कृष्ण का सिलेबस था, वही सुदामा का सिलेबस था। आज वो नहीं है, मैं उसको बदलना चाहता हूँ। जी, लेकिन वो कहते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है ना भारत में। अब कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। नहीं, डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन उसका यूनिफिकेशन करना जरूरी है। यूनिफिकेशन तो आपको एजुकेशन से ही आएगा। देखिए एक बात समझिए, तो वो उसको ये कहेंगे कि भैया वो फिर उठा देते हैं ना, दक्षिण वाले कहते हैं कि जी हमारी भाषा खत्म करना चाहते हैं। नहीं, भाषा में अपनी पढ़ाओ। हमने जो पिटीशन फाइल किया है, सिलेबस और करिकुलम कॉमन करो, भाषा अपनी अपनी। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सबका सिलेबस कॉमन कर दो। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ेंगे, आंध्रा वाले अपने तेलुगु में पढ़ेंगे, केरल वाले अपने मलयालम में पढ़ेंगे, कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, कश्मीर वाले कश्मीरी में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े। कंटेंट वही रखो, अपनी अपनी भाषा में पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? बहुत सही। अब ये एजुकेशन सिस्टम पे ही बात हो रही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी खामी है अश्विनी जी, आप भी उसके खिलाफ बात करते रहे मुखरता से। फिर वो पेपर लीक हो गया नीट का, क्या इलाज है इस बीमारी का? अश्विनी जी के पास कोई इलाज है इसका? एकदम इलाज है जी बताएं। मैं गारंटी लेता हूँ। मैं जो दवा बता रहा हूँ, अगर वो लागू खिला दी जाए, वो लागू कर दी जाए जी, अगर इस नीट के बाद कभी कोई पेपर लीक होगा ही नहीं। क्या करना चाहिए? जब ये नीट का पेपर लीक हुआ तो मैंने अपने जो हमारे यहाँ टीम है, लीगल टीम, मैंने कहा जरा देखो, चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में पिछले 25 साल में कितने पेपर लीक हुए? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जितने एग्जाम भारत में होते हैं, इतने एग्जाम चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, ब्राजील और कनाडा में भी होते हैं। वहाँ भी इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, मेडिकल का होता है, लॉ का होता है, सेना में जाने के लिए होता है, बैंक का एग्जाम होता है, वही रेलवे का एग्जाम, हर जगह होता है। जी। कोई ऐसे तो नौकरी देता नहीं। वहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक करना जघन्य अपराध है, हीनस क्राइम है। 3 तरीके क्राइम होता है, एक सामान्य क्राइम, एक होता है सीरियस क्राइम जिसको हम गंभीर अपराध बोलते हैं, एक होता है हीनस क्राइम, जघन्य अपराध। जिस अपराध के कारण लाखों लोग अफेक्ट हो जाएं, वो जघन्य अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कानून बनाइए पार्लियामेंट में, क्योंकि नकल देश की समस्या है, किसी एक राज्य की नहीं है जी। यहाँ पे ऐसा कौन सा साल है जब पेपर लीक नहीं होता? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचरों का होता है, टीईटी का पेपर लीक हो जाता है, वो भी लीक हो जाता है। ठीक है, जेई का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, बैंक का पेपर लीक, रेलवे का पेपर लीक, क्लर्क का पेपर लीक, तहसीलदार का पेपर लीक, हवलदार का पेपर लीक, थानेदार का पेपर लीक, पेशकार का पेपर लीक, कोई पेपर होगा ऐसा लीक हो ही जाता है। तो जब लीक हो रहा है तो तरीका यही है, हमें देखना पड़ेगा चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन राम नीति है, भय बिन होए न प्रीत। वहाँ कृष्ण मंदिर नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। वहाँ उन्होंने वो परशुराम नीति लागू किया है, मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। ये परशुराम जी का सिद्धांत था। वहाँ पे पेपर लीक करने पे 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। अच्छा, सिटीजनशिप खत्म कर देते हैं, नागरिकता खत्म।
और 1 साल के अंदर उठा के आजीवन कारावास की सजा दे देते हैं। यही कानून लगाओ ना भैया। कल को मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, बस नीट अंतिम पेपर लीक है, इसके बाद कभी लीक ही नहीं होगा। कानून बदलना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, चीन में जिनपिंग रहे या कोई और आ जाए, वहाँ पेपर लीक नहीं हो सकता, कानून कठोर है। इजराइल में नेतन्याहू रहे या कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, पेपर लीक, वहाँ घुसपैठ नहीं हो सकती। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, ड्रग कारोबार नहीं हो सकता। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन जाए, वहाँ पे घुसपैठ करने के पहले लोग 10 बार सोचेंगे, वहाँ फर्जी वीजा नहीं बन सकता। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो समस्याएं भारत में है उसका मूल कारण ये है, शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए, उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून होना ही चाहिए। जिस अपराध के कारण 10 से ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हो, चाहे वो ड्रग कारोबार हो या कोई और कारोबार, उसमें फांसी देने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, संगठित तरीके से किया जाता हो, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता हो, उसमें सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक आप ये 3 पैरामीटर लागू नहीं करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, साल भर के अंदर आजीवन कारावास या फांसी, जो भी है डिपेंड करता है, वो व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक अपराध कम नहीं होगा, तब तक पेपर लीक होता रहेगा। तो क्यों नहीं करती है सरकार अश्विनी जी? क्या लगता है आपको, इसमें क्या बाधा क्या आती है? बात फिर वही आ गई, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के बाद तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। एक भी सांसद ने ये नहीं कहा कि भैया हम इसको पार्लियामेंट में मुद्दे को उठाएंगे और हम ये बिल पेश करेंगे। सांसदों विधायकों के पास ये अधिकार है कि सरकार कोई कानून न भी बनाए तो वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। और मैं खुलेआम कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, भारत में जनहित में, समाज हित में, राष्ट्रहित में किसी भी सांसद विधायक को संसद विधानसभा में कोई भी बिल पेश करना है, या जितनी मैंने PIL फाइल किया है 250 के आसपास, उन मुद्दों पे कोई PIL फाइल करनी है, या हम कहते हैं हमने नहीं भी किया, हमसे कुछ मामला छूट गया है, कुछ अमेरिका, सिंगापुर, जापान की बेस्ट प्रैक्टिस है, उस पर अगर कुछ बिल बना के देना, मैं बिल बना के देने के लिए तैयार हूँ, फ्री में देने के लिए तैयार, एक पैसा नहीं लेता ना, पहले भी बहुत सारे बिल बना के दे चुके हैं, आज भी नहीं देता। जी करो तो। सांसदों विधायकों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती, मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है संसद जी, और कोई अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जी। सांसदों विधायकों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी, 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, प्राइवेट मेंबर बिल, पार्लियामेंट की कमेटीज में, पार्लियामेंट की सब कमेटीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विदेश यात्रा का उनके पास घूमते रहते हैं, हर साल जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, कभी इस कमेटी में बैठ जाएं, कभी इसका, अरे जाओ, वहाँ जा रहे तो पूछ के तो आओ भैया, तुम्हारे यहाँ ये अपराध क्यों नहीं है, तुम्हारे यहाँ ये क्यों नहीं है। अब पता नहीं क्या करते हैं, जाते हैं या तो यात्रा उतरा करके आ जाते हैं, पूछना चाहिए ना। अगर मेरे घर में बार बार चोरी हो रही है और आपके घर में चोरी नहीं हो रही है, तो मैं तो आपसे पूछूंगा कि भाई आपके घर में क्या लगा रखा, आप क्या कौन सा ताला लगा रखे हो, कौन सी कंपनी का ताला है यार, हमारा तो ताला टूट जाता, आपका ताला क्यों नहीं टूटता, मैं आपसे पूछूंगा ना। बिल्कुल। अगर मेरे घर में मेरा पौधा बार बार सूख जा रहा है, आपका पौधा नहीं सूखा, तो मैं पूछूंगा कौन सी खाद पानी डाल रहे हो आप, क्या व्यवस्था है आपके पास। पता नहीं समझ यहाँ के सांसद विधायक के काम क्यों नहीं करते, मुझे आश्चर्य होता है जी। आपने कहा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर भी सवाल उठते हैं कि देरी बहुत है भारत में न्याय में, और एक जजों की जवाबदेही, सबकी जैसे जवाबदेही है वैसे एक जजों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको लगता है ये है? बिल्कुल होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको न्याय में देरी का कारण बताता हूँ, और हमारे यहाँ क्या व्यवस्था थी। रानी अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, राजा विक्रमादित्य, उनके यहाँ जस्टिस विद इन आवर था, 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला होता था। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो दिन भर रुकना पड़ेगा, जस्टिस विद इन डे। और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, थोड़ा जांच वांच भी करानी है, तो 2-3 दिन आना पड़ेगा, यानी जस्टिस विद इन वीक। 1 सप्ताह के अंदर फैसला हो ही जाता था। 1-2 केस ऐसे हैं जो 2-3 सप्ताह तक वो केस चले हैं, यानी महीने के अंदर तो हो ही जाता था। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। अरे जस्टिस विद इन आवर की बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जस्टिस विद इन मंथ की बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जस्टिस विद इन ईयर के लिए तो संसद में आवाज उठाना चाहिए ना, विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए, कोई उठाता ही नहीं। मुकदमे ज्यादा क्यों हैं, इसका मैं कारण बताता हूँ।
66% केसेस जमीन से जुड़े हुए हैं, लैंड डिस्प्यूट जिसको कहते हैं। और लैंड डिस्प्यूट का मूल कारण यह है कि भारत में जमीन पे कब्जा करना, मेड़ पे कब्जा करना, चक्रोट पे कब्जा करना, नदी पे कब्जा करना, पहाड़ी पे कब्जा करना, रेलवे की ज़मीन कब्जा करना, एक्सप्रेसवे पे कब्जा कर लेना, पड़ोसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, पड़ोसी के घर पे कब्जा कर लेना। जमीन डिस्प्यूट हमारे यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं है, सिविल डिस्प्यूट कहा गया। मतलब आपका 100 रुपए कोई चोरी कर ले तो आप थाने जाओ, बोलो देखो जी ये सीसीटीवी में देख लो, इसने हमारे 100 रुपए चोरी किया, एफआईआर हो जाएगी, तुरंत क्रिमिनल है। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, बोले देखो सीसीटीवी देख लो जी हमारे 100 बीघे जमीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं, एफआईआर नहीं होगी। आपकी एक बकरी चोरी हो जाए ना, आप मोबाइल में वीडियो दिखा दो, देखो जी ये बकरी चोरी किया है, एफआईआर हो जाएगा। आपकी कोई गौशाला पे कब्जा कर ले, एफआईआर नहीं होगा। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा, जब तक जमीन पे अवैध कब्जा करने पे, मकान पे कब्जा करने पे हम इसको 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और दुष्परिणाम आपको बताता हूँ, जमीन पे कब्जा कौन करता है? दबंग आदमी। गरीब तो दबंग पे जाएगा नहीं। दबंग करेगा गरीब पे, वो XYZ किसी कास्ट का हो, लेकिन दबंग ही जमीन पे कब्जा करता है गरीब की। बिल्कुल। मैं कई सारे एग्जाम्पल मैंने देखा, एक परिवार था, 5 बीघे जमीन थी और पड़ोसी ने उसके कब्जा कर लिया तो वो बेचारा लड़ नहीं सकता था, वो दबंग था, तो उसने 4-5 साल तक एवॉइड किया, लड़ता रहा बेचारा। थाने गया, एफआईआर नहीं हुई, कोर्ट में गया तो कोर्ट ने वही तारीख पे तारीख शुरू हो गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए, एक दिन वहाँ जब उसकी ज़मीन पे ट्रैक्टर चलने लग गया तो वो पिता अपने 3 बच्चों के साथ लाठी लेके दौड़ा लिया ट्रैक्टर को, ड्राइवर को, और 2-4 लाठी पीट दिया। अभी तक वही गरीब थाने गया था कि देखो मेरे जमीन पे कब्जा हो रखा है, इनके खिलाफ एफआईआर करो, तो एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन जब उसी गरीब ने अपने खेत पे जुताई करने वाले ड्राइवर को 2 डंडे मार दिया और ड्राइवर थाने गया, तो उस गरीब के और उसके 3 बच्चों के खिलाफ एफआईआर हो गया। अब आपराधिक मुकदमा शुरू हो गया। ये तो इस देश का सिस्टम है, सड़ा हुआ सिस्टम। जौनपुर जिले में शंकर जी का एक मंदिर है, उस मंदिर के नाम पे 10 बीघे जमीन है। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ था कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। 41 साल बीत चुके हैं, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है, और वो जमीन अभी शंकर जी को वापस नहीं मिल पाई। भगवान अपनी जमीन नहीं ले पा रहे, ये भारत के अंदर सिस्टम है। मथुरा में विद्या देवी को भाई नहीं था, तो विद्या देवी की पिताजी ने अपनी जमीन 15 बीघे विद्या देवी को दे दिया। विद्या देवी 1975 में दे दिया जी। उनके माता पिता के मरने के 20 साल के बाद 1995 में विद्या देवी के माता पिता को कागजों में जिंदा कर दिया गया। और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं, इनको 1995 में यानी मरने के 30 साल पहले कागजों में मार दिया गया। कल्पना करेंगे, जो 1995 में माता पिता मर गए विद्या देवी के, उनको 1995 में जिंदा किया जा रहा है तहसील में कागज में। और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं, उनको 1995 में मार दिया गया। उनका डेथ सर्टिफिकेट बन गया, और बनने के बाद वो 15 बीघे जमीन लिखवा लिया पड़ोसियों ने। शर्मनाक और दुखदायक ये है कि 1995 से लेके 2025 तक विद्या देवी अपने को जिंदा होने के लिए मुकदमा लड़ती नहीं कि मैं जिंदा हूँ। 30 साल मुकदमा लड़ने के बाद 2025 में वो भी मर गई, अपने को जिंदा होने को प्रूव नहीं कर पाई। ये सड़ी हुई व्यवस्था है। जिस देश में जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक होता था, उस देश में जस्टिस विद इन डिकेड हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। 5 करोड़ मुकदमों में से 66% मुकदमे जमीन के हैं, और उसका एक ही समाधान है, अगर ये कंफर्म हो गया आपने जमीन पे कब्जा किया है, 10 से 20 साल सजा होगी, जमीन डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। दूसरा मुकदमा बढ़ने का कारण क्या है? फॉल्स केस, झूठी शिकायत, उसके खिलाफ भी आपकी पीआईएल है। उस पे मेरी पीआईएल है, लैंड डिस्प्यूट पे मेरी पीआईएल है जी। और इसके ऊपर भी मेरी पीआईएल है जी। झूठी शिकायत करवा दो, झूठे एफआईआर करा दो, बड़ी समस्या है। पैसे दे दो दरोगा जी को, झूठी जांच भी हो जाएगी। 10 पैसा दे दो, 10 झूठे गवाह भी खड़े हो जाएंगे। तो जब तक भारत में झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट सीरियस क्राइम नहीं होगा, जब तक भारत में फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी वसीयत बनवाना, फर्जी विरासत बनवाना, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना सीरियस क्राइम नहीं होगा, मुकदमे कम कैसे होंगे?
सड़ा हुआ इतना कानून है कि कोई मतलब जिसकी जमीन है उसको पता ही नहीं चलता, कोई और आता है तहसील में उसकी जमीन बेच के चला जाता है। ये हो रहा है। बिल्कुल। मतलब थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है तो तहसील महाभ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, बिक रहा है। सबको पता है कि लेखपाल बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, पटवारी बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, कानून गो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, वहां पे जो पेशकार बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, तहसीलदार बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ये सांसदों विधायकों का काम है कि तो उसको बोले। ये अश्विनी जी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आपकी लड़ाई है और आप बात करते हैं, तो इस लड़ाई में सबसे बड़ी दीवार आपको क्या लगता है? ये सिस्टम है या फिर जो मानसिकता है वो है? मानसिकता हो गई। ऐसे लगता है कि करप्शन को लोगों ने ग्रांटेड ले लिया है। और अभी तो लोग थोड़ा और इसलिए हो गए कि करप्शन के नाम पे भारत में पॉलिटिकल पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। आप भी थे उसमें? मैं भी था। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर था। जी। ठीक है। बीजेपी में तो 2014 में आया, उसके पहले तो मैं आम आदमी पार्टी में ही था जी। बहुत समय तक हमने साथ में काम किया। और भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बनी, सत्ता मिल गई। 2-3 बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो गए, पंजाब में देखो सरकार चल रही है। कितनी बार संसद का विशेष सत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती किया। एक भी बार दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ क्या दिल्ली की विधानसभा में? नहीं। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, चीन में भ्रष्टाचारियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है। और ये केजरीवाल जी को पता है, और मैंने खुद कहा था कि देखो ऐसा कानून है, जब सत्ता मिलेगी, जब सरकार आएगी तो हम लोग ये कानून बनाएंगे, ये मैंने कहा था। अब देख लो, दिल्ली की सरकार आई चली गई, हो गए। हम तो कह रहे हैं आज ही केजरीवाल जी को कहता हूँ और कुछ नहीं करो, कम से कम पंजाब में ये वाला प्रस्ताव पास कर दिखाओ जो चाइना में कानून है। नहीं कर रहे, कह रहे थे हम खुद ही उनके ऊपर इतने मुकदमे हो गए, लद गए भ्रष्टाचार के। कह रहे हैं कि जो है हम ड्रग कारोबार खत्म कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ सिंगापुर में ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग के होलसेलर हैं, ड्रग के पेडलर हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनको फांसी होती है। बनाओ ऐसा कानून पंजाब विधानसभा में। और नहीं बनाना है तो प्रस्ताव पास करके दिखाओ एक बार, कुछ तो करो। यहाँ इस देश में दुर्भाग्य है कि आम जनता नेताओं की बतौलेबाजी में आ जाती है और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर को समझ नहीं पाती। समस्या ये है। जी। अच्छा, ये एक और आपका और ड्रग कारोबार मैं आपको बता दूं, जी। भारत में इस समय 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं जी। ड्रग की होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है। बिल्कुल। व्हाट्सएप पे ऑर्डर करने पे ड्रग घर में पहुंच जा रहा है। सिंथेटिक ड्रग बड़ी प्रॉब्लम है। सिंथेटिक ड्रग क्योंकि बनाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कमरे में बैठ के बना सकते हैं। और अब तो ऐप भी बन गए हैं, मोबाइल ऐप, जिसमें खान पान के रेट लिस्ट हैं। उस पर लिखा हुआ है कि पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। एक्चुअली जब पिज्जा आता है होम डिलीवरी तो पिज्जा के साथ एक पुड़िया और आती है, बिल्कुल। समोसा आता है, उसके चटनी और आती है। तो खान पान की वस्तुओं के नाम के साथ साथ ड्रग की सप्लाई हो रही है। ये ड्रग की डिलीवरी हो रही, इतना समस्या हो चुकी है। नशेड़ी डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, माँ बाप की हत्या कर रहे हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, अपनी पत्नी की हत्या करते हैं। नशेड़ी बाप से परेशान होकर बच्चे घर छोड़ के भाग रहे हैं। नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। इस नशे के कारण बाजपन बढ़ रहा है, इस नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, व्याभिचार बढ़ रहा है नशे के कारण। सब कुछ हो रहा है। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है। एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था और उठा के फांसी दे दिया। हमारे यहाँ 9-9 कुंटल गांजा मिलता है और जमानत हो जाती है। तो ये कानून कौन बदलेगा, कैसे बदला? नहीं, लेकिन हमारे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक मिशन जैसे नक्सल मुक्त भारत शुरू किया था। उन्होंने एक 2047 तक की उन्होंने टाइमलाइन रखी है कि 2047 तक हम भारत को ड्रग्स फ्री कर देंगे, मुक्त कर देंगे। मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार सिंगापुर वाला जो ड्रग विरोधी कानून है उसको देख लीजिए और उसको तत्काल उसको भारत में लागू करिए। हर जिले में अलग से एक स्पेशल कोर्ट बनाइए, जैसे ये ड्रग कारोबारियों को जो ड्रग का कारोबार बनाते हैं या बेचते हैं उनको साल भर के अंदर सजा मिल सके। एनडीपी एक्ट जो है उसको एकदम उसको खत्म करके एक नया कानून बनाना ही पड़ेगा और कठोर दंड
जब तक ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा और 2-4-6 को साल भर में फांसी नहीं मिलती रहेगी, ये कानून ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। ये जो ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग डीलर हैं, ड्रग के हो, ये दानव हैं। इन दानवों को जितने जल्दी खत्म करिए उतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये धरती धार्मिक लोगों के लिए है जी। अधर्मियों को सीधे आसमान में भेज देना चाहिए। जितना जल्दी अधर्मियों को आसमान भेजिए उतना अच्छा है जी। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, देश की जनता उससे बड़ी कनेक्ट होती है। सारे विषयों पे आप PIL लगाते हैं, आप कहते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, एक देश एक आपकी सिलेबस होना चाहिए। टैक्स को लेकर भी कुछ आपने किया है? क्योंकि टैक्स बड़ी समस्या है इस देश में, और अलग अलग तरह के टैक्स, हर चीज़ पर एक ही आदमी टैक्स भी दे रहा है, फिर टैक्स पे टैक्स दे रहा है। तो कुछ वन नेशन वन टैक्स का है विचार आपका? देखिए, मैं तो समस्याओं में 5 बार वाही करता हूँ और हिस्ट्री को पकड़ने की कोशिश करता हूँ जी। मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि आचार्य चाणक्य के समय में भारत की GDP 40% थी। तो मैंने सोचा जब 40% थी, जरा पता करते हैं चाणक्य के समय टैक्स कौन सा था। तो पता चला उस समय तो एक ही टैक्स लेते थे, वन नेशन वन टैक्स था, दूसरा कोई टैक्स ही नहीं था। आचार्य चाणक्य के समय न टोल टैक्स था, न रोड टैक्स था, न वैट था, न TDS था, न GST थी, न इनकम टैक्स था। इसके बावजूद भारत सोने की चिड़िया था और भारत की GDP 40% थी। अभी इतने तरीके के टैक्स हैं, सब टैक्स दे दे के परेशान है, बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, सब परेशान है। इसके बावजूद भारत कर्ज की रानी बना हुआ है। 250 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर और कर्ज टैक्स कम भी नहीं हो रहा और GDP भी 10% भी नहीं पहुंच पा रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत में करप्शन खत्म हो जाए और वन नेशन वन टैक्स हो जाए, भारत की GDP बूम कर जाएगी। भारत में जो बिजनेस व्यापार करने वाले हैं उनका 25% टाइम केवल और केवल टैक्स मैनेजमेंट में जाता है कि अच्छा वो GST कब भरना है, तो इनकम टैक्स कब भरना है, तो फॉर्म 16 कब भरना है, तो फॉर्म 18 कब भरना है, तो ये TDS कब भरना है, तो वैट कब वो उनका। और एक गलती हो जाए नोटिस, फिर नोटिस का जवाब, चक्कर लगाते रहो। इस देश में अगर वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए तो करप्शन भी खत्म हो जाएगा और भारत की GDP बूम कर जाएगी और सब लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। और केवल करप्शन खत्म नहीं होगा बल्कि क्राइम भी बहुत कम हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा समझिए, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे जी। जो पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज़्यादा पर डे खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आप खुद सोच लो, आप पर डे 100 रुपए से नोट लेके चलो, देखो आपकी नोट वहीं की वहीं रखी रहेगी, दिन भर आप घूम टहल के आ जाओ, सारा काम आप उससे कर सकते हो। पेट्रोल भरवाने से लेके पंचर बनवाने तक, पान खाने से लेके कोल्ड ड्रिंक पीने तक, सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, दूसरा 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, तीसरा 10,000 रुपए से ऊपर जितना भी लेन देन हो उसमें आधार मैंडेटरी कर दिया जाए। आधार सबके पास 144 करोड़ आधार बन चुका है। और चौथा, ये सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए, GST, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, TDS, सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। केवल और केवल 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाए। जब आदमी कुछ खर्च करे तो 2% एक्स्ट्रा दे दे। मतलब 100 रुपए का सामान खरीदे तो 102 रुपए दे दे, 1000 का सामान खरीदे तो 1020 दे दे, 1 लाख का सामान खरीदे तो 1,02,000 दे दे। इस देश की जो कर्ज है ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अराजकता खत्म हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, हवाला कारोबार खत्म हो जाएगा। और जब काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो ड्रग कारोबार खत्म हो जाएगा। काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अलगाववाद बहुत हद तक कम हो जाएगा। काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो किडनैपिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं वो सारे कैश में होते हैं। घूसखोरी कैश में, जमाखोरी टैक्स में, मिलावटखोरी कैश में, कालाबाजारी कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में,
भाड़े पे हत्या कैश में, अपहरण उद्योग कैश में, सब ड्रग कारोबार कैश में। जब 100 रुपए से ऊपर ले ही नहीं चलना, कैश ही नहीं रखना भैया, तुम्हें 100 रुपए से बड़ी नोट रहेगी नहीं, 500 वाली नोट रहेगी नहीं। 1000 रुपए से ऊपर तुम कुछ भी काम करोगे तुम्हें ऑनलाइन ही करना है भाई। अल्टीमेटली चाहे वो किडनैपिंग करने वाले हों, अपहरण करने वाले हों या माफिया हों, पैसा जो इकट्ठा करते हैं, जिनके घर में आप देखते हो बेडों में भर भर के पैसा मिलता है, उस पैसे से करते क्या है? लग्जरी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल 5 स्टार होटल में जाएंगे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कैश में सब वो करते हैं। अगर जब ये हो गया कि आप फ्लाइट का टिकट 1000 रुपए से ऊपर में, आप फ्लाइट का टिकट 1000 से ऊपर का होता है, आप ले ही नहीं सकते। ट्रेन में फर्स्ट क्लास में चलोगे 1000 से ऊपर का होगा, कैश में ले ही नहीं सकते। होटल में जाओगे बिल 1000 का ऊपर का होगा, कैश में दे ही नहीं सकते। तो जब सारे फोन खरीदोगे आप कैश में खरीद नहीं सकते, मोबाइल स्कूटी आप खरीद नहीं सकते, कार खरीद, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है, डिजिटल पेमेंट करना है। तो फिर मजबूरी में न चाहते हुए भी लोग ईमानदार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा जो दबा के बैठे वो बेकार हो जाएगा, बेकार है, उसकी वैल्यू और जीडीपी भारत की 10% क्रॉस कर जाएगी, ये मैं गारंटी के ले सकता हूँ। जिस दिन भारत में 1 नेशन 1 टैक्स हुआ, सारा टैक्स खत्म, व्यापारी भी खुश, मिडिल क्लास भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। जब टैक्स देना ही नहीं है, आप कल्पना करिए, सीए रखना ही नहीं, चार्टेड अकाउंट की जरूरत ही नहीं, हाँ। एनुअल कोई एनुअल कुछ भरना ही नहीं है, हाँ। बस जब कुछ खरीदना है 2% एक्स्ट्रा देना, और एडवांस में सरकार को टैक्स मिल रहा है। हाँ। अभी तो महीने के बाद मिलती है और 3 महीने के बाद मिलती है, इनकम टैक्स तो साल भर के बाद मिलता है। यहाँ तो डे टू डे टैक्स जा रहा है, डे टू डे टैक्स जा रहा है, जब भी खरीद रहे खजाना भर रहा है भाई। उसमें ये भी कर सकते हो कि चलो यार एक काम करो, 1000 रुपए की लिमिट के नीचे अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसे मत लो, 1000 के ऊपर ले लो, ऐसे भी कर लो भाई। हम चाय पी रहे हैं या कुछ और, तो मोदी जी को लिखा सुझाव आपने? हमने सुझाव भी लिखा है, हमने PIL भी फाइल किया। अच्छा। मैं तो पूरा विश्वास है कि एक दिन किसी दिन रात को 8 बजे और सीधे टीवी पे अनाउंसमेंट होगा, भाइयों और बहनों, आज के बाद से 100 रुपए की बड़ी नोट बंद हो गई है, जो कुछ आपके पास है उसको जमा कर दो बैंक में। अच्छा, होगा? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन खबर है ये कि ये 500 के नोट जो है इसको बंद करना जरूरी है। 500 की नोट को, ये 500 की नोट हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये 500 की नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। प्रॉपर 10,000 के ऊपर आधार मैंडेटरी करने से बेनामी लेन देन ही रुक जाएगा। आप जरा सोचिए, जब कैश में खरीदेंगे नहीं तो ऑनलाइन खरीदेंगे, और जब 10,000 से ऊपर खरीदेंगे तो आपको पंच करवाना पड़ेगा अपना आधार नंबर। तो छापा उपा नहीं मारना है, वो तो मतलब रिकॉर्ड है। नागालैंड में भी कुछ कोई खरीद रहा है तो दिल्ली में यही बैठे बैठे आधार अथॉरिटी को पता चलता रहेगा। इनकम टैक्स वाले आधार वाले के लिए देखते रहेंगे, बस आधार की पंचिंग देखेंगे, किसके आधार में पर डे कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितनी शॉपिंग हुई है। अब किसी व्यक्ति का एनुअल इनकम 10 लाख है और एनुअल वो परचेजिंग उसकी 150 लाख है, तो अथॉरिटियों का ऐसे बैठे बैठे पता चल जाएगा कि मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम छापा मारने वाला टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आपको ईडी रखना ही नहीं पड़ेगा, ईडी कोई जरूरत ही नहीं है, बेनामी लेन देन बंद हो जाएगा भैया। आपको इतना इनकम टैक्स में आदमी नहीं चाहिए, ना इतना ईडी में चाहिए, ना आपको CBI का काम बहुत हल्का हो जाएगा। क्योंकि सारे अपराध कम हो जाएंगे, हथियारों का कारोबार कम हो जाएगा, जो अवैध हथियार बना के बेचते हैं, नशे का कारोबार रुक जाएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएंगे। लेकिन अश्विनी जी, भारत में लोग कहते हैं कि जुगाड़ जल्दी ढूंढ लेते हैं ना, आप समस्या का कोई समाधान हुआ वो उसमें खोज लेंगे। जैसे हमने सुना है, आप ही बता रहे थे कि भारत के 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ टैक्स नहीं लगता है कुछ एक कम्युनिटी को, लेकिन उसका भी लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। इसका खूब मिसयूज़ हो रहा है जी, और हमने उस पर पिटीशन फाइल किया हुआ है। हाँ, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो शेड्यूल ट्राइब हैं जी, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। कोई कितना भी कमाई ले, अरबों खरबों, हाँ, कितना भी कर ले। हाँ। नोटबंदी जब हुई ना जी, तो हेलीकॉप्टर में कैश भर भर के नॉर्थ ईस्ट गया। अच्छा। और जाके उनके जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो ट्राइबल्स के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया, क्योंकि उनको ITR तो फाइल ही नहीं करना। तो अब पूरे देश भर के जो काले कारोबारी हैं, हवाला कारोबारी हैं, काला कारोबार करने वाले हैं, जिनके यहाँ ब्लैक मनी खूब जनरेट होती है, पूरे देश के जितने नशा कारोबारी हैं, हथियार कारोबारी हैं, वो उन नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं। उनको भी बड़े बल्ले बल्ले है कि बैठे बैठे उनके खाते में पैसा आ रहा है और कुछ % उनको दे के और सारा पैसा वापस ट्रांसफर हो जाता है। तो ब्लैक को व्हाइट करने का एक बहुत शानदार तरीका बन चुका है।
बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए वो किसी एक ट्राइबल के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा। मतलब वो पेट्रोल पंप है या शोरूम है या गाड़ी का शोरूम है, कार का शोरूम है, टू व्हीलर का शोरूम है, टीवी का शोरूम है, मोबाइल का शोरूम है, नॉर्थ ईस्ट में खूब है। उसका रियल ओनर कोई इधर का बंदा है, ठीक है, वो ट्राइबल नहीं है, लेकिन उन्होंने टैक्स बचाने के लिए ओनर उसको पेपर में ट्राइबल को ओनर बना दिया है, उसको मंथली कुछ पैसा दे रहे हैं और पूरा काम चल रहा है। और रिवर्स ये भी है कि बहुत सारे ट्राइबल भी करोड़पति अरबपति बन चुके। भारत में सांसद विधायक बनते ही आदमी क्या होता है सबको पता है। तो वो जो ट्राइबल्स बन गए, उनके पास अपने जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उन राज्यों के तो मुख्यमंत्री वही बन जाते हैं। उनके इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, उनके मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उनके लॉ कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके प्रोफेशनल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, उनके और भी शोरूम चल रहे हैं। और उससे जो भी करोड़ों रुपए आ रहा है उस पर टैक्स देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं उनका बिजनेस है, वहीं उनका धंधा है। और खासतौर पे ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होता है, ये इतना बढ़िया ब्लैक मनी को फाइट करने का तरीका है, क्योंकि जमीन उनकी अपनी ले लिया सस्ते में, कंस्ट्रक्शन कितने का हुआ है कहीं दिखाना नहीं है। तो जितना ब्लैक मनी था उससे जमीन खरीदा और उस पे बिल्डिंग बना दिया, और जितनी फीस आ रही है वो सब वाइट चेक में। तो ब्लैक मनी से इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, ब्लैक मनी से मेडिकल कॉलेज बन गया, ब्लैक मनी से लॉ कॉलेज बन गया, ब्लैक मनी से MBA कॉलेज बन गया, और फिर जो पैसा आ रहा है वहां पे वो व्हाइट में आ रहा है। तो माला माल हो चुके हैं। तो उस एरिया में बहुत सारे करोड़पति ऐसे लोग हैं जो एक पैसा टैक्स नहीं देते। हमारा ये कहना है ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, और नहीं खत्म होना चाहिए तो कम से कम क्रीमी लेयर सिस्टम लागू होना चाहिए। भाई आप ये कर दो कि भाई ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो 12 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब साल में जो हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है, साल में 12 लाख कमा रहा है, ये मतलब भाई एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट तो होनी चाहिए, क्रीमी सिस्टम तो होना चाहिए। वो मेरी डिमांड है। अच्छा, अब चूंकि सवाल तो बहुत है अश्विनी जी, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। अंतिम जाते जाते, ये तो बहुत सारी आपकी PIL है और आप लगातार करते रहते हैं, इस मंच से अगर मोदी जी, अमित शाह जी या कोई सरकार का बड़ा व्यक्ति इस हमारे कन्वर्सेशन को सुन रहा है, तो क्या एक अपील करना चाहेंगे कि भैया ये तो कर दो, पहले तुरंत करो? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उस सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। भारत में 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, उसमें से 10 लाख लोगों की मौत होती है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन के कारण। 10 तरीके के पोल्यूशन के कारण साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत। बीमार तो ज्यादा होते हैं जी, कैंसर तो ज्यादा लोगों को हो रहा है, किडनी ज्यादा लोगों की फेल हो रही है, हार्ट अटैक बहुत लोगों को आ रहा है, ठीक है, स्टोन बहुत लोगों को बन रहा है, BP बहुत लोगों को हो रही है, 10 लाख लोग मर जाते हैं। उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हमारे पास जमीन दुनिया का मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई। यानी हमारे पास सोने के लिए 2 चारपाई है और 20 लोग सोने के लिए तैयार खड़े हुए। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है और हमारी जनसंख्या 20% हो गई। यानी 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20 है। 50 जिलों में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, राइट। 200 जिलों में ग्राउंड वाटर 200 फीट के नीचे चला गया। जहां पे 15-20 साल पहले 50 फीट नीचे पानी मिलता था, वहां 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट तक गहराई में बोरिंग करना पड़ रहा है। और ये मैं बाकायदा आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ, उस एरिया में जाके बता रहा हूँ, यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे नहीं बता रहा हूँ। मैं अब तक भारत के 500 जिलों में जा चुका हूँ। हर हफ्ते में 2 से 3 जिलों में जाता हूँ, हर महीने में 10 से 12 जिलों में जाता हूँ, और हर साल में 120 से 125, 130 जिलों में जाता हूँ। अभी मैं इसी सैटरडे संडे को महोबा में था, हमीरपुर में था, बुंदेलखंड का पानी 250 फीट नीचे चला गया। अगर अभी भी हम नहीं इसको रोकेंगे, वो 300 फीट चला जाएगा। 300 फीट के बाद तो पानी मिलता ही नहीं। पानी मैक्सिमम 300 फीट नीचे तक होता है, उसके बाद पानी नहीं मिलता जी। तो सबसे पहली जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। दूसरी जरूरत है भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून की। जैसे चीन में कानून है, वैसे जरूरत है भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, इनकी सिटीजनशिप खत्म हो, इनको साल भर के अंदर फांसी दिया जाए। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं। मूल कारण है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हर चीज में इंजेक्शन, लौकी में इंजेक्शन, कद्दू में इंजेक्शन, आपके टमाटर में इंजेक्शन, अमरूद में इंजेक्शन, केले में इंजेक्शन।
हालत ये हो गई कि आपका दाल नकली, आपकी चावल नकली, आपका आटा नकली, अंडा नकली, राइट। आपका भैंस में इंजेक्शन दे के दूध निकाला जा रहा है, गाय में इंजेक्शन दे के दूध भी नकली हो, यूरिया का बन रहा है। उसका कारण है कि गाय और भैंस अपने पूरे जीवन में 4 से 5 बच्चे देती हैं जी। यहाँ इंसान 24-24 बच्चे दे रहा है। मैं आपको दिल्ली एनसीआर में दिखा देता हूँ, 22-22 बच्चे। हम दो हमारे 100। हाँ, हम दो हमारे 22। हम दो हमारे 20 चल रहा है। जी जी। ये हम कहते हैं चलो हम दो हमारे 2 नहीं तो हम दो हमारे 3 सही। कई बार ऐसा होता है कि 2 बेटियां हो जाती हैं, लोगों की इच्छा होती है कि एक चाहत होती है। कई बार ऐसा हुआ कि दूसरी बात जुड़वा हो गया। तो मैं नहीं कह रहा हूँ हम दो हमारे 2 स्ट्रिक्टली हो, तीसरे बच्चे की भी एक छूट होनी चाहिए, लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और कम से कम 10 साल की सजा का मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सब ये कानून मानेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है, 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा तत्काल सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू करिए। ड्रग बनाने वालों को, ड्रग बेचने वालों के, ड्रग के होलसेलर, ड्रग के डीलर, ड्रग के पेडलर, ड्रग के सप्लायर 100% प्रॉपर्टी जब्त, सिटीजनशिप खत्म, साल भर के अंदर फांसी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लोहा लोहे को काटता है, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड, धरती केवल धार्मिक लोगों के लिए, अधर्मियों के लिए आसमान। इस सिद्धांत को माननीय प्रधानमंत्री जी को लागू मैं आग्रह करूंगा। और 2 लाख लोग साल में जमीन विवाद के कारण मर रहे हैं। 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूट जाता है आपस में डिस्प्यूट पे, जमीन के झगड़े में, खेत के झगड़े में, घर के झगड़े में। उसमें 2 लाख लोग खत्म हो जाते हैं। समाधान यही है, जमीन पे कब्जा, अवैध कब्जा करने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। 2 लाख लोग साल में तारीख पे तारीख से परेशान होके, फर्जी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं भ्रष्टाचार से। समाधान, जो फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट, इसको सीरियस क्राइम बनाना पड़ेगा। 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे वहां खुला रेट है, 2000 रुपए लेके अंदर करा लेते हैं। अंदर आते हैं 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, और जब 4-5 डॉक्यूमेंट बन जाता है तो फिर कोई ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, कोई पार्षद प्रधान उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इजराइल जैसा कानून, घुसपैठ के खिलाफ इजराइल जैसा कानून। जो घुसपैठियों की मदद करेगा उसको देशद्रोह माना जाएगा, जो घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाएगा उसको देशद्रोही माना जाएगा, साल भर के अंदर उसको भी सजा मिलेगी। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। घुसपैठी अपने आप भागेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। हमें केवल ये देखने की जरूरत है जो भारत में समस्या है इस पे चीन, जापान, सिंगापुर में क्या कानून है, जो भारत में समस्या है इसमें अमेरिका, रूस और जर्मनी में क्या कानून है, जो भारत में समस्या इसमें दुबई में, अरब में, कुवैत, बहरीन में क्या कानून है। बस कानून हमें बदलने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है। भारत में पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके हैं। अब दोबारा कोई टुकड़ा ना हो, 1947 वाला जो हो गया सो हो गया, ये ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि भारत की डेमोग्राफी अब स्टेबल हो जाए। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। आप किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। आप किसी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए जी। आप किसी भी वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। आप किसी भी गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। बहुत तेजी के साथ चेंज आ रहा है जी। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इन 5 चीजों को रोकना पड़ेगा। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और लव जिहाद आतंकवाद से बड़ा खतरा है। आपको सोच रहे होंगे कैसे, आतंकवाद तो बहुत ज्यादा खतरनाक है जी। आतंकवाद से बड़ा खतरा कैसे जी? पहलगाम में आतंकवादी आए, हमारे 26 बहन बेटियों का सिंदूर उड़ा के चढ़े गए, याद है? जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी। उस ऑपरेशन सिंदूर से निपटने के लिए हमने लगभग 25,000 करोड़ के बम बारूद खर्च भी किए, मिसाइलें दागी, हमने सब कुछ किया जी। लेकिन उसका आप ग्राउंड पे सोचिए क्या इफेक्ट हुआ कि 26 लोगों को मारा तो 26 हिंदू कम हुए, राइट। लेकिन अगर यही 26 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाएं तो केवल 26 हिंदू कम नहीं होते,
26 परिवार कम हो जाएंगे, 26 नए परिवार बढ़ जाएंगे, उनके बाल बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो कुछ ही दिन में देखते देखते गैप बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं लव जिहाद आतंकवाद से बड़ा खतरा है। सिमिलरली धर्मांतरण, जिन 26 लोगों को मारा, अगर उन 26 लोगों को कन्वर्ट कर दिया होता तो वो 26 लोग अपने परिवार को कन्वर्ट कर लेते। तो अभी तो जो 26 लोगों को मारा तो केवल 26 हिंदू कम हुए, लेकिन अगर उन 26 लोगों को कन्वर्ट कर देते, क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दें या मुस्लिम्स कन्वर्ट कर दें, तो 26 परिवार कन्वर्ट हो जाएगा। तो हिंदुओं के 26 दुश्मनों की 26 परिवार और नए दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे और फिर उनका परिवार और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए जरूरत इस बात की है कि कठोर इनके लिए दंड व्यवस्था किया जाए। ये नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें एक सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम की, उसको बदलने की जरूरत है। लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करने की जरूरत है। इसमें सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म। लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की जरूरत है। इसमें सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर। लव जिहाद, धर्मांतरण और घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करने की जरूरत है। इसमें सेक्शन 152 है हमारी जो संप्रभुता के लिए खतरा हो। लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए सेक्शन 152 की जरूरत है। कुल मिला के भारत में कानून कठोर हो, सजा साल भर के अंदर मिले, जस्टिस विद इन ईयर, तब देश सुरक्षित होगा। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गाड़ी खूब कंफर्टेबल हो, बड़ी लग्जरी हो, लेकिन सुरक्षित न हो यात्रा के लिए तो बेकार है। क्या बात है। घर बहुत ही मॉडर्न हो, लेकिन उसके पिलर कमजोर हो, भूकंप आने पे धराशायी हो जाए, तो वो घर बेकार है। सुरक्षित होना ज्यादा जरूरी है। घर का सुरक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार का सुरक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही देश का सुरक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। विकास 2 साल के बाद भी हो सकता है, सुरक्षा, देश को सुरक्षित बनाना ज़रूरी है। खतरा हमको लव जिहाद से है, लैंड जिहाद से है, धर्मांतरण से है, घुसपैठ से है, ड्रग कारोबार से है। और ये जो खतरे हैं, इसको निपटने में कोई लाखों करोड़ खर्च नहीं होना है, फ्री में खर्च हो जाएंगे। मैं कानून का ड्राफ्ट बना के देता हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो मैं कानून बनाऊंगा 90% समस्या ठीक हो जाएगी। मैं लव जिहाद का कानून बना के देता हूं, साल भर के अंदर 90% लव जिहाद खत्म। मैं धर्मांतरण का कानून बना के देता हूं, सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दे, 90% धर्मांतरण साल भर के अंदर खत्म। मैं ड्रग कारोबार पे कानून बना के देता हूं, सरकार उसको पार्लियामेंट से पास करा के लागू करा दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ड्रग कारोबार खत्म। मैं कानून बना के देता हूं लैंड जिहाद के ऊपर, सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दे, सारे लैंड डिस्प्यूट अपने आप खत्म हो जाएंगे। लोग जिसकी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं वो खुद ही छोड़ छोड़ के दे देंगे, भैया तुम्हें काम करो, जमीन तुम्हारी, हम लेंगे नहीं, तुम ले लो। मैं कानून बना के देता हूं, 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 90% घुसपैठिए भागेंगे। मैं कानून बना के देता हूं, मैं कानून बना के देता हूं, सब लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून मानेंगे। अभी जो दिमाग में गलतफहमी है कि हिंदू तो जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, मैं कानून बना के देता हूं, सब मानेंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। कानून में दम होना चाहिए, बिल्कुल कानून में दम होना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब इस वार्तालाप से हमें ये समझ में आया कि सारी समस्याओं का हल कानून में हो बल। अगर कानून में हो बल तो फिर सब उसको मानेंगे और सारी समस्याओं का हल ऐसे ही हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका अश्विनी जी, बड़ी लंबी ये चर्चा रही और बहुत सार्थक चर्चा रही। जो समस्याएं हैं इस देश के सामने, जो सुरसा के मुख के समान बड़ी होती जा रही है। एक मैं आग्रह करना चाहूँगा जी कि आप जितनी चर्चा हुई है जी, हम भी आप ही लोगों से सीखते रहते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है, आपका कुछ सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में करिए जी। और अगर आपको हमारी बात ठीक लगती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए, अपने सारे ग्रुप्स में डालिए। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था, क्योंकि कहते हैं कि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ सुझाव हो, आपके कुछ प्रश्न हो अश्विनी जी से, तो अगले बार वो आएंगे तो हम ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ सुझाव हो, इसमें कुछ चर्चा के दौरान आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं आप। और आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं करना, शेयर, जितने आपके चित्त परिचित हैं, ताकि जो भारत के सामने जो असली समस्याएं उनसे वो भी वाकिफ़ हो सके और उनका समाधान क्या है वो भी वो जान सके, उनको अच्छा लगता है तो, ताकि वो अपने जो जनप्रतिनिधि है, जैसे कहा, उन पर भी इन बातों का दबाव बनाए। अगर ये सुनने के बाद वो अपने जनप्रतिनिधि से आप कहेंगे जब वोट मांगने आए कि भैया ये समस्या और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, संसद में, विधानसभा में उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, तो ये उसके लिए जागरूकता होगी। तो ये जागरूकता वाला पॉडकास्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने इस
परिचर्चा को सुना। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।